देखिए भाई, लास्ट टर्न पे हमारे पास हमने स्ट्रेट लाइन मोशन में या वन डी मोशन में एवरेज वेलोसिटी को करा था। आज हम लोग उसी के कंटिन्यूएशन में एक दो सवाल और कर रहे हैं। फिर हम लोग एक्सीलरेशन और उस पर बेस्ड सवालों को करेंगे। एक क्वेश्चन लिखो, फिर तुम्हारी बातों का जवाब देता हूँ। बहुत आसान सवाल है, वन लाइनर, एवरेज वेलोसिटी का नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी पर बेस्ड है। तुम्हें सॉल्व करके आंसर देना है और कुछ नहीं, एक सिंपल सवाल। A person goes to office daily. If with constant velocity v, he reach office on time. Someday, if he decreases his speed by 20%, he reach office 10 minutes late. Find time taken with v. बोलो भाई, एक लाइन का सवाल है, बच्चों जैसा 9-10 में करते थे। जल्दी से बता दोगे, खत्म काम। ठीक है ना? हाँ, तो तुम क्या पूछ रहे थे कि एसओपी का मतलब क्या है? एसओपी का मतलब है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मतलब सिंपल, तुम्हें कैसे बिठालना है कैसे नहीं बिठालना है, आसान भाषा में कि गाइडलाइंस के कितने डिस्टेंस पे बिठालना है, कितने बच्चे क्लासरूम में होंगे। क्या करना है भाई? तुम्हें पता है कि जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है ना? तो पहले वाले केस में तो यही हो गया। दोबारा में क्या हुआ, उसने, अब देखो भाई, पर्सन को ऑफिस जाना है तो घर से ऑफिस का डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही होगा। बस क्या बदल जाएगा, उसने स्पीड को 20% कम कर दिया है। बताओ, अगर स्पीड को 20% कम कर दिया है तो क्या मैं स्पीड को 0.8 वी कह सकता हूं? बोलिए। अगर मैंने स्पीड को 20% कम कर दिया है तो क्या मैं उसको 0.8 वी लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। और क्या लिखा हुआ है? 10 मिनट लेट, तो t+10, दोनों को डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा। या अच्छा, तो दोनों को इक्वेट कर दो, डिवाइड मत करो, इक्वेट कर दो। तो आपके पास vt इज इक्वल्स टू 0.8 v इंटू t+10, ठीक है ना? तो ये आपके पास v और v कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 इज इक्वल्स टू 8t प्लस 8t। तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 40 मिनट्स, ठीक है ना? इसका मतलब वो, उसको कितना लगता है? 40 मिनट लगता है। समझ में आया भाई? एक नॉर्मल दिन में उसको 40 मिनट लगता है। ठीक है, आसान सवाल है एकदम, कुछ करना नहीं है खास। चलो, एक और सवाल देखो, इंपॉर्टेंट, आसान है, वन लाइनर क्वेश्चन है ये भी।
a bird and a car moves with velocity 20 kilometer per hour and 10 kilometer per hour. Moves with velocity 20 kilometer per hour and 10 kilometer per hour towards a stationary wall. ऐसे वॉल तो स्टेशनरी होती है, तुमने चलने फिरने वाली वॉल कब देखी है? टुवर्ड्स अ वॉल 100 kilometer away. If bird moves back and forth between car and wall, find distance by bird find total distance by हाँ फिजिक्स में वॉल चलने वाली हो सकती है। अच्छा चलो खैर, अगर वॉल मूविंग होगी तो सवाल में लिख देगा, नहीं तो स्टेशनरी मानेंगे। हाँ ठीक है ना, अगर क्वेश्चन में लिख देगा तो स्टेशनरी मान ले, वैसे स्टेशनरी मानेंगे। ओके, आसान सवाल एक लाइन जवाब दो, सब लोग जब दो आसान सवाल में तो जवाब दिया करो, ठीक है ना। टफ सवाल तुम्हारे ऊपर से निकल जाए तो अलग बात है। खैर अब शुरू होगा थोड़ा थोड़ा, ये तो आसान सवाल कर रहे थे बेटा। अभी सिर्फ 2 सवाल, सेकंड क्वेश्चन है ये, और कुछ नहीं कराया, सेकंड क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो बहुत आसान सी बात है यार, सुन लो, जिन लोगों को नहीं पता, जिन लोगों बहुत से लोगों का आंसर दे ही दिया है। अब ये है तुम्हारे पास एक कार और ये है तुम्हारे पास एक बर्ड। अब देखो मानो या ना मानो, पर ये बर्ड है, ठीक है ना। वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम मानोगे, नहीं तो मैं कुछ कर नहीं रहा, मैं तो चिड़िया ऐसे ही बनाऊंगा, ठीक। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये एक वॉल है और वॉल से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर है। तो क्या होगा भाई, बर्ड ने भी आगे जाना शुरू करा। बर्ड की स्पीड कितनी, 20 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी, 10 किलोमीटर पर आवर। तो ऑब्वियस सी बात है कि दीवार तक जो मेरी बर्ड है वो थोड़ा जल्दी पहुंच जाएगी, दीवार तक जो बर्ड है वो जल्दी पहुंच जाएगी। हो सकता है कि, हो सकता क्या कि भाई अभी देखो तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें ये दिख रहा है कि बर्ड की स्पीड कार की स्पीड से ज्यादा है। तो हो सकता है कि बर्ड अभी, मतलब बर्ड यहां तक पहुंच गई हो और कार अभी सिर्फ यहां तक पहुंची हो, हाफ डिस्टेंस, बिकॉज वेलोसिटी हाफ है। तो फिर बर्ड वापस आ रही है। तो अल्टीमेटली होगा क्या, अल्टीमेटली होगा ये कि जैसे जैसे कार आगे बढ़ती रहेगी तो बर्ड का काम क्या है, बैक एंड फोर्थ मूव करना कार और दीवार के बीच में। तो तुम ये कह सकते हो कि इस बर्ड का पाथ कुछ ऐसा होगा। क्यों भाई, बोलो, क्या बर्ड का पाथ कुछ ऐसा ही होगा? भाई जब डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगी तो बहुत जल्दी जल्दी बैक एंड फोर्थ करेगी, जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो टाइम लगेगा। बोलो, क्या जैसे जैसे कार आगे आती रहेगी बर्ड का पाथ इस तरीके से छोटा होता रहेगा, ठीक है ना। बिकॉज ये क्या बोल रहा है, बर्ड भी आगे जा रही है, कार भी आगे जा रही है, और ये दोनों इस मतलब बर्ड जो है वो कार और दीवार के बीच में बैक एंड फोर्थ मूव कर रही है। तो ग्रेजुअली उसका रास्ता इस तरीके से छोटा होता रहेगा, ठीक है भाई। तो बात ये आती है, हमें इस टाइप का पाथ सॉल्व करना नहीं आता, पर हमें जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो बर्ड कुछ भी कर ले, चाहे वो बैक एंड फोर्थ मूव करे या वन डायरेक्शनल मूव करे, बर्ड कब तक उड़ सकती है, जब तक कार चल सकती है। बात समझ में आ रही है?
बर्ड्स तब तक उड़ सकती है जब तक कार चल सकती है। ठीक है ना। हमारे पास यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, बर्ड कब तक चल सकती है, जब तक बर्ड को उड़ने का वक्त उतना ही मिलेगा जब तक कार दीवार तक नहीं पहुंच जाती। ठीक है ना। तो भाई आप निकाल लो टाइम ऑफ कार। तो टाइम ऑफ कार हो जाएगा तुम्हारे पास 100 डिवाइडेड बाई 10, मतलब 10 आवर्स। और इतना ही टाइम किसका है, इतना ही टाइम बर्ड का भी होगा, बिकॉज जितने टाइम तक कार दीवार पे पहुंचेगी उतने टाइम तक ही इन दोनों के बीच में कौन उड़ सकता है, बर्ड उड़ सकती है। तो टाइम ऑफ बर्ड भी कितना हो गया, 10 आवर हो गया। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बर्ड कितना हो जाएगा, 20 इंटू 10, 200 किलोमीटर। चलो अब एक सवाल और पूछा जाता है, उस सवाल का जवाब दो। वो आपसे पूछेगा कि सेकंड पार्ट, ये तो हो गया फर्स्ट, नंबर ऑफ बैक एंड फोर्थ मोशन बताओ, बैक एंड फोर्थ मोशन। देखो बात समझो, ये बताओ, जब कार बहुत दूर है, जब कार बहुत दूर है तब तो मोशन कम ही लग रहा है, लेकिन जैसे ही कार पास आना शुरू हो जाएगी तो क्या यही मोशन जल्दी जल्दी होने लगेगा, क्या यही मोशन जल्दी जल्दी होने लगेंगे। भाई कहने का मतलब क्या हुआ, कैसा मान लो कि ये दीवार है और ये कार है, तो पहले बॉडी यूं आई, फिर यूं आई, फिर यूं आई, फिर यूं आई, क्या ऐसे छोटा होता चला जाएगा, क्या ये बात समझ में आ रही है। तो अब हम इतने छोटे पाथ को कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम यहां पर नंबर ऑफ पाथ को कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि ये एक लार्ज नंबर होगा, हम इन्हें कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये जरूर कह सकते हैं कि ये एक लार्ज नंबर होगा। तो जनरली जो नंबर हम कैलकुलेट ना कर पाए और वो लार्ज भी हो, उसको अक्सर हम इनफाइनाइट कह देते हैं। याद रखना है कि फिजिक्स में इन्फिनिटी का मतलब इतने बड़े नंबर नहीं जिसको हम कॉपी में लिख ना पाए। बात समझ में आ रही है। फिजिक्स में इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता कि एक ऐसा नंबर के बस खत्म ना हो रहा हो, लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं, कॉपियां भर गई पर नंबर नहीं खत्म हो रहा। फिजिक्स में मतलब क्या होता है, फिजिक्स में इन्फिनिटी का मतलब होता है एक थोड़ा सा बड़ा डिजिट, ठीक है ना, एक कंपैरेटिवली लार्ज यूनिट। तो हमारे पास क्या है कि हम यहाँ पे नंबर ऑफ पाथ को कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट ये जानते हैं कि ज्यादा होंगे। तो मेरा आंसर क्या हो गया भाई, मेरा आंसर हो गया इनफाइनाइट। समझ में आया। चलिए अब देखो, अब एक बात और पे ध्यान दो। हमारे पास कहने का मतलब क्या है कि ये तो हमने सारा कुछ पढ़ा है वेलोसिटी पर, एवरेज वेलोसिटी पर, और मैं तुम्हें अभी एवरेज वेलोसिटी पे और भी डिफरेंट सवाल कराऊंगा, अभी काम हुआ नहीं है उसका पूरा। लेकिन हमारे सिलेबस में जो और क्वांटिटीज हैं हमें उनको भी पढ़ना जरूरी है। तो हम यहाँ पे और दूसरी क्वांटिटीज जो होती हैं उनको पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे कि एक्सिलरेशन। देखो अगर मैं एक्सिलरेशन की बात करूं, अगर मैं एक्सिलरेशन की बात करूं तो हमारे पास यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि आपको एक बात याद रखनी है कि भाई आप जानते हैं कि एक्सिलरेशन आपके पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बाय डेफिनेशन यही पढ़ा है। पर हमारे पास मेनली एक्सिलरेशन जो है ये दो टाइप के होते हैं, एक्सिलरेशन जो है ये दो टाइप के होते हैं। पहला वाला कहलाता है आपके पास एवरेज एक्सिलरेशन, और दूसरा वाला आपसे कहलाता है
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब देखो भाई, तो ये एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? तो यार देखो, याद रखना है, एवरेज एक्सेलरेशन वही है जो तुमने 9-10 से पढ़ा है, ठीक है ना। आपने 9-10 से एक फॉर्मूला पढ़ा होता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो मेरे पास जो ए एवरेज है, अगर हम बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सिंपल है, v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय t। यहां पे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि यूनिफॉर्म बदले हैं, नॉन यूनिफॉर्म बदले हैं, बीच में क्या करा। पहली वेलोसिटी देखोगे, लास्ट वेलोसिटी देखोगे, लास्ट को पहले से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कंप्लीट टाइम से डिवाइड कर दोगे, बीच में क्या हुआ इट डजंट मैटर। बात समझ में आ रही है? क्या एवरेज एक्सेलरेशन समझ पाए हो? क्या करना है, v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। मतलब मान लो, सुन लो, मेरी स्पीड पहले 10 थी, फिर वो 20 हुई, 30 हुई, 40 हुई, 50 हुई, 100 हुई, पर जब मैं तुम्हें 10 मिनट बाद मिला तो मेरी स्पीड वापस 20 थी। सुनना, तुमने मुझे टाइम इक्वल टू 0 पे देखा, मेरी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी। फिर तुमने मुझे 10 मिनट बाद देखा, मेरी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड थी। तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में मेरा एक्सेलरेशन क्या हुआ, 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 मिनट, जो भी है, सेकंड में रखो नहीं रखो एक अलग बात। मैं एक बस बात बता रहा हूँ कि इस तरीके से हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे रेस्पेक्ट में एवरेज, मैंने बीच में क्या किया इस बात से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तो जहां पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन के टाइम पर सिंपल सी बात क्या याद रखनी है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक, अब देखो ये बात याद रखना, इंस्टेंटेनियस को कैलकुलेट करने का एक ही तरीका होता है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमेशा डिफरेंशिएशन से निकलता है, a इक्वल्स टू dv बाय dt, a इक्वल्स टू dv बाय dt, ठीक है ना। अगर कभी भी कोई भी इंस्टेंटेनियस, याद करो मैंने क्या पढ़ाया था कि अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी हो तो dx बाय dt करते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो dv बाय dt करते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में हम dv बाय dt करते हैं। क्या क्लियर है ये चीज? ठीक है ना। हाँ, ये बात अलग है कि अब देखो, आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, आप यहाँ पे करने वाले हो डिफरेंशिएट। क्या करने वाले हो? डिफरेंशिएट। और अगर तुमने वीडियोस देखे हैं तो भी, और तुम्हें पहले से आता है तो भी, दोनों के लोगों के लिए। और अगर अभी भी थोड़ा बहुत डाउट हो तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो देख लेना, ठीक है ना, थोड़ी आसानी हो जाएगी। अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, आपको पता है कि अगर मुझे वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है टाइम के साथ, तो इसका मतलब वेलोसिटी एक टाइम का फंक्शन होना चाहिए। वेलोसिटी टाइम का फंक्शन होना चाहिए। टाइम के फंक्शन से क्या मतलब है भाई मेरा, कोई आइडिया? टाइम के फंक्शन से क्या मतलब है, क्या कहना चाहता हूं मैं टाइम के फंक्शन से? यहाँ पे टाइम के फंक्शन से मतलब है कि उसकी इक्वेशन टाइम के टर्म में हो, डिपेंड्स ऑन टी, उसकी इक्वेशन टाइम के टर्म में हो या टाइम के साथ वेरी करता हो। सही बात है। तो अब क्या हो सकता है, जैसे मान लो x आ जाए या वेलोसिटी आ जाए 3t² + 4t, तो ये क्या है, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है कि वेलोसिटी आपके पास पोजीशन का फंक्शन हो। किसका फंक्शन हो? पोजीशन का। तो अगर आप a इक्वल्स टू dv बाई dt यूज करते हैं तो डिफरेंशिएट जहां पर वेयर v डिपेंड्स ऑन t। तुमने क्या देखा कि तुम्हारे पास वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड करती है, तो हम dv बाई dt करेंगे। लेकिन just in case if velocity is a function of
x. Velocity is a function of x means velocity is a function of x का मतलब हुआ कि अब वो x पे डिपेंड करता है. अब सुनो, अब कोई चीज अगर x से डिपेंड करती है, कोई चीज अगर x पे डिपेंड करती है तो उसको टाइम से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. कोई चीज अगर x पे डिपेंड करती है तो मैं उसको टाइम से डिफरेंशिएट नहीं कर सकता. तो क्या करेंगे हम? मेरे पास a है dv बाय dt, मैंने इसको dx से मल्टीप्लाई करा और dx से डिवाइड, तो a इज इक्वल्स टू, इसी इक्वेशन को तुम लिख सकते हो dx बाय dt मल्टीप्लाइड बाय dv बाय dx. क्यों भाई बोलो? इतनी बात को तुम क्या लिख सकते हो बताओ? जो मैंने हाईलाइट करके लिखाया है ये क्या वेलोसिटी है, और अगर ये वेलोसिटी है तो आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया v dv बाय dx. तो बस याद रखना है, तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि तुम इन दोनों को कब इस्तेमाल करोगे. ठीक है ना? इन दोनों को कब इस्तेमाल करोगे ये बात समझ में आनी चाहिए. Velocity is a function of time dv by dt. Velocity is a function of x v dv by dx. ठीक है ना? Velocity is a function of time dv by dt. Velocity is a function of x v dv by dx. Clear? सब लोगों को समझ में आया? चलिए अभी देखो, कहने का मतलब क्या है, कैलकुलस पे तो बहुत सारे सवाल करने हैं, कैलकुलस पे तो बहुत सारे सवाल करने हैं, पर मैं पहले यहाँ पे तुम्हें सवाल करा देता हूँ एवरेज एक्सेलरेशन. ठीक है ना? और एवरेज एक्सेलरेशन से पहले एक टर्म और सिखा रहा हूं जिसको हम कहते हैं एवरेज ऑफ क्वांटिटीज. कोई भी क्वांटिटी, ये एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं बस, जहां पे तुम किसी भी क्वांटिटी का एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो. देखो यार, फिजिक्स में या ये मैथ्स की बात है, ये सिंपल एक मैथमेटिकल चीज है. आपको किसी भी चीज का अगर एवरेज निकालना है, मान लो सपोज आपको वेलोसिटी का एवरेज निकालना है, क्या करना है? वेलोसिटी का एवरेज निकालना है, और आपको गिवन भी v है, मतलब वेलोसिटी की इक्वेशन देकर वेलोसिटी का ही एवरेज निकालना है. आपको सवाल में एक्सेलरेशन की इक्वेशन दे रखी है और एक्सेलरेशन का ही एवरेज निकालना है. क्या ये बात समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूं? कि क्वेश्चन में आपको लिख दिया कि वेलोसिटी है 2t + 1 और लिख दे नीचे कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी. तो मतलब एक तो जो दे रखा है उसी का एवरेज पूछ रहा है, तो जो दे रखा है उसी का एवरेज पूछ रहा है. तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं ये बात सीखो. जब भी तुम्हें जो चीज दे रखी हो, जैसे मैं कह देता हूं कि तुम्हें कोई क्वांटिटी Q गिवन है, ठीक है ना, और आपसे कह रहा है कि तुम मुझे Q का एवरेज बताओ. तो बहुत सिंपल चीज, मैथमेटिकल चीज है ये. हम अगर Q का एवरेज निकालना चाहते हैं और मान लो Q इज अ फंक्शन ऑफ सपोज t. हम अभी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को पढ़ेंगे ना, तो v और a तो वैसे भी क्या होते हैं, टाइम के फंक्शन होते हैं. जो कॉमन केस में v और a टाइम के फंक्शन होते हैं. तो Q एवरेज, तो सिंपल रूल होता है कि जिसका एवरेज निकालना है उसी को इक्वेशन दे रखी है, तो पहले उसी क्वांटिटी को इंटीग्रेट करो और जिसके साथ इंटीग्रेट करा है उसके इंटीग्रल से डिवाइड कर दो. ठीक है ना? अगर आपको v एवरेज निकालना है तो v एवरेज हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt. आपके पास आपको a एवरेज निकालना है तो a एवरेज हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt. क्या समझ में आया? बोल देना भाई, तकलीफ तुम्हें हो तो मुझे बता सकते हो.
देखो बेटा, मैंने ये बताया है कि तुम्हें जिस क्वांटिटी की इक्वेशन दे रखी है, अभी एक सवाल करेंगे और समझ, कोई भी जनरल क्वांटिटी, क्यों कुछ नहीं है, मैंने कहा कोई क्वांटिटी मान लो, एवरेज क्वांटिटी बता रहे हैं, एवरेज ऑफ एनी क्वांटिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, कुछ भी, पूरी फिजिक्स में कुछ भी, आगे चलिए करंट हो जाएगा ये, एवरेज ऑफ करंट, एवरेज करंट बता दो। तो जिसका इक्वेशन दे रखा हो उसी का एवरेज पूछे, तो पहले उसको इंटीग्रेट करो और बाद में जिसके साथ इंटीग्रेट करा है उससे डिवाइड कर दो। एक सवाल देख लो, बात समझ में आ जाएगी। और वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2t plus 4, फाइंड एवरेज इन 1 to 3 seconds। बोलो भाई, क्या वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखी है, वेलोसिटी का ही एवरेज पूछा है, सॉरी, चलो बताओ सब लोग आंसर, इंटीग्रेट करना तो आता है ना सब लोगों को। कोई बात नहीं, नहीं आता है तो मैं भी हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा, लेकिन फिर भी वीडियो देख लेना अगर नहीं आता है तो। क्या होगा भाई, वी एवरेज इंटीग्रेशन ऑफ 2t plus 4 dt divided by integration of dt, divided by integration of dt। तो क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 dt डिवाइडेड बाय dt का इंटीग्रल सिर्फ t। अच्छा एक काम और, ठीक है ना, एक काम और, ज्यादा होशियारी में टी से टी कभी काट मत देना, बात समझ में आ रही है, ज्यादा होशियारी में टी से टी काट मत देना, होशियारी पड़ जाएगी भारी, नंबर आएंगे छोटे, ठीक है ना। ये सारा टी से टी इंटीग्रेट करने के बाद घटेगा, उससे पहले कुछ नहीं, इंटीग्रेट करने के बाद काटा पीटी करनी है ऊपर नीचे में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t dt का इंटीग्रल क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 4t डिवाइडेड बाई टी, ठीक है ना। अब देखो भाई, कहने का मतलब क्या है कि आपसे पूछ रहा है आप मुझे बता दो कहां से कहां तक, 1 to 3 सेकेंड, तो 1 to 3 सेकेंड मतलब आप चाहो तो यहां पे इसको लिख सकते हो, ये कितना आ जाएगा, t plus 4, लिमिट रखनी है आपको इसके अंदर, कितना, 1 से लेकर 3 तक। बोलो भाई, एक मिनट, सॉरी मैं भी गलती कर रहा हूं, तो ये आपके पास कितना आ गया, अभी कुछ काटना पीटना नहीं है, टी स्क्वायर अपॉन 4t डिवाइडेड बाई टी। अब सॉल्व करो इसको, कहने का मतलब क्या हुआ, आप लिखेंगे टी स्क्वायर 4t, तो कहां से कहां तक कर रहे हो, 3 से लेकर, कहां से कहां तक कर रहे हैं, 3 से लेकर 1 तक, ठीक है ना। तो आप यहां पे देखिए ऊपर वाले में रेंज अलग रखी जाएगी, ठीक है, याद रखना है, एक मिनट में ब्रैकेट सही से लिख दूं, आपको ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट, कि ऊपर वाले में रेंज अलग रखी जाएगी बिकॉज ये एक अलग इंटीग्रेशन था 1 से लेकर 3, और नीचे वाले में रेंज अलग रखी जाएगी बिकॉज ये एक अलग इंटीग्रेशन था, ठीक है ना। इसीलिए मैंने कहा था कि न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को काट पीट मत देना, वरना आंसर गलत आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्यों भाई, क्या ये बात पकड़ पाए हो क्या हुआ है अभी, आपने ऊपर वाला इंटीग्रेशन सेपरेटली किया है और नीचे वाला अलग किया है, दोनों इंटीग्रेशन अलग अलग करे गए हैं, दोनों में रेंज अलग अलग रखी जाएगी, अदरवाइज आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करोगे, 9
प्लस 12 माइनस 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। कितना आ रहा है आंसर? बोलो कितना आ रहा है आंसर? ये आपके पास कितना हो गया? 16 डिवाइडेड बाई 2, 8 मीटर पर सेकेंड। इंटीग्रेशन की क्लासेस नहीं हुए हैं। मैंने ये कहा था कि जिन लोगों को बेसिक मैथ्स देखना है, मैंने आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे पूरी प्लेलिस्ट भेज दी है, खाली टाइम में बैठकर एक बार देख दो, ठीक है ना? क्योंकि बेसिक मैथ्स भी अगर हम पढ़ेंगे तो 6 महीने में सिलेबस नहीं कर पाएंगे, ठीक है? बाकी मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं तो बेसिक मैथ भी पढ़ा ही दूंगा, मेरा तो काम ही है पढ़ाना। समझ में आया भाई? तो अगर वहां से टाइम बचा सकते हो तो बचा लो। समझ में आ गई ये बात? क्या भाई इतना आसान इंटीग्रल आता है या इसमें भी होश उड़ गए? जल्दी बताओ सब लोग। भाई टी डी टी करना है। टी डी टी में कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? एक्स की पावर एन डी एक्स वाला। तुमने पढ़ा होगा ना कि अगर एक्स की पावर एन डी एक्स करना पड़ जाए तो एक्स एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन होता है। तो ये कितना हो गया? टी वन प्लस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस वन टी स्क्वायर बाई टू, टू से टू कैंसिल। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो इस टाइप के सवाल आते रहेंगे। पहले जो बात हमें सीखनी है, हम एवरेज के उन सवालों की तरफ जाते हैं। नॉर्मली एवरेज पे इस टाइप का सवाल मतलब पूछ सकता है, बहुत मुश्किल नहीं है, पर इस टाइप का सवाल किसी भी चैप्टर में पूछ सकता है। मैंने क्या बताया? ये फॉर्मूला किसी क्वांटिटी के लिए है। मैं यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन की इक्वेशन दे दूं तो यही सवाल एक्सेलरेशन का बन जाएगा। मैं कुछ ना करूं, बस जहां पे v लिखा है यहाँ पे करंट लिख दूं तो यही सवाल एवरेज करंट का बन जाएगा। तो ये कह सकते हो ये एक पर्टिकुलर एवरेज निकालने वाला सवाल तुमसे जहां जहां तुमने कैलकुलस वाला फॉर्मूला पढ़ा है वहां वहां पूछ सकता है। ठीक, चलो अब देखो, मुझे यहाँ पे तुम्हें समझाना है एवरेज एक्सीलरेशन। मैंने क्या बताया कि फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। अब एक सवाल देखो मैं क्या बता रहा हूं। अ कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, have a velocity of 5 meter per second, 10 meter per second, 20 meter per second and 15 meter per second at t equal to 0, 5, 10 and 20. Find A average in 0 to 10 second and 0 to 20 seconds. आसान सवाल, एक लाइन का। नहीं देखो बेटा, ऊपर वाले सवाल में अगर तुम पूरे में लिमिट रखोगे तो आपको 9 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 1 करना पड़ेगा। वो एक्सप्रेशन ही गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ऊपर वाला फंक्शन हमने अलग सॉल्व करा है, नीचे वाला हमने अलग सॉल्व करा है। ठीक है, या तो ऐसा कर लो, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करो, अलग अलग सॉल्व करो और लास्ट में डिवाइड कर दो। ठीक है ना? बिकॉज वो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग इक्वेशन है, उनको अलग अलग इंटीग्रेट करा गया है, तो अलग अलग लिमिट रखी जाएगी। ठीक है ना? क्या लिखा हुआ है? हाँ कह सकते हो, तुमने समरीन सही बात कही है, पर अभी हम उस जगह पे जा नहीं रहे। जब पढ़ेंगे तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे, अभी बस मैं वो नाम ले नहीं रहा हूँ। बताओ भाई सब लोग जल्दी जल्दी। क्या होगा? मैंने क्या बताया आपको? सिर्फ इस बात से मतलब है कि इनिशियल क्या है, फाइनल क्या है और कुछ नहीं। तो पहले वाले केस में खुद देख लो,
10 सेकंड में 20 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 10। एक मिनट, सॉरी, ठीक है ना भाई, कितना हो गया 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सेकंड केस में निकालोगे तो फाइनल कितना है 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 20, तो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? मतलब बीच में क्या करा इस बात से कोई मतलब नहीं है, बीच में क्या करा गया इस बात से कोई मतलब नहीं है। क्लियर ये चीज, ये बात समझ में आई कि बॉडी ने बीच में क्या करा इस बात से मतलब नहीं, इनिशियल फाइनल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया। एक और सवाल करें, चलो देखो भाई, बहुत आसान तरीके से समझना है, बहुत इजी है ये सारी बात। अ बॉडी is moving with 20 meter per second north, takes 90-degree turn with same speed on east, या towards east, simple 90-degree turn with same speed towards east। अब देखो हम तो यहाँ पे सीख रहे हैं, तो मैं सारे सवाल लिख दे रहा हूं। हम यहाँ पे सीख रहे हैं तो जो जो पॉसिबिलिटी है मैं यहाँ पे सब लिख दे रहा हूं। तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास जब सवाल आया कोई एक दो बातें पूछेगा। क्या पूछेगा आपसे? सबसे पहले आसान कि आप मुझे चेंज इन वेलोसिटी बताओ। दूसरा, आप मुझे एवरेज एक्सेलरेशन बताओ। तीसरा, आप मुझे डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन बताओ। आसान सी बात, जल्दी बताओ आंसर, कुछ नहीं करना। क्या करोगे, सबसे पहले सवाल को आसान भाषा में पढ़ो। जब तुम सवाल को आसान भाषा में पढ़ोगे तुम्हें समझ में आएगा कि भाई इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है v इनिशियल कितना, ओके, सेम स्पीड इन 10 सेकेंड्स, टाइम लो 10 सेकेंड, टाइम ले लो 10 सेकेंड। तो v इनिशियल कितना 20 j कैप, v फाइनल कितना 20 i कैप। तो बताओ क्या चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल से तुम्हारे पास 20i माइनस 20j आएगा? अगर 20i माइनस 20j आएगा तो हमें अगला निकालना है a एवरेज। क्या होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, कितना हो गया 20i माइनस 20j डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ गया 2i माइनस 2j। ठीक, थर्ड चीज डायरेक्शन बताओ भाई, डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। देखो याद रखना है, कभी कभी क्या होता है ना, हम बनते हैं होशियार, हमें पता होता है कि सर यहाँ पे तो मतलब ऐसा कुछ टफ है नहीं, और हम होशियारी में क्वेश्चन पढ़ के ही डायरेक्शन बनाने लगते हैं। कभी कभी क्या होता है सवाल आ जाएगा सिर्फ डायरेक्शन निकालने के लिए, सवाल क्या आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन निकालने के लिए। तो सवाल में जब डायरेक्शन निकालने को आए तो डायरेक्शन दो जगह निकालने को आएगी, एक यहां पर और आगे चल के रिलेटिव वेलोसिटी के टाइम पर। तो याद रखना है कि डायरेक्शन जो है वो क्वेश्चन पढ़ के मत बताना, डायरेक्शन जो आखिरी का वेक्टर आएगा
उससे निकालना, जो लास्ट का वेक्टर आएगा उससे डायरेक्शन बताओगे। तो आई का मतलब ईस्ट, माइनस जे का मतलब साउथ, तो आपके पास यहां पर डायरेक्शन आई साउथ ईस्ट। बात समझ में आ रही है भाई? डायरेक्शन क्या आई? डायरेक्शन आपके पास आ गई साउथ ईस्ट। क्लियर है ये बात? देखो भाई, हमारे पास ये एक सर्कुलर ट्रैक है, सॉरी एक सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस आर। एक बॉडी वेलोसिटी v से यहां पे एंटर करी और वेलोसिटी v से यहां से निकल गई, वेलोसिटी v से यहां से निकल गई। सवाल आएगा फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन। चलो भाई बताओ, एक बॉडी एक सर्कुलर ट्रैक में स्पीड v से एंटर करती है और स्पीड v से निकल जाती है, उसका एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा? कैसे निकालोगे भाई? देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे चल के यही सवाल क्या होगा, यही सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा। किसके नाम से? यही सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा एवरेज फोर्स के नाम से, तो आपको आना चाहिए। देखो क्या करते हैं हम, ये बताइए हमें पता है, देखो ये पता है आगे चल के ये सवाल हम हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, मतलब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम आगे से गलत करने लगते हैं। बिकॉज अभी मैंने ना तुमने तो पढ़ रखा है, पर मैंने अभी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की कोई बात नहीं करी है, अभी मैंने सेंट्रिपिटल की कोई बात करी ही नहीं है। तो तुम्हारे दिमाग में ये बात एकदम तुरंत समझ में आ जाती है, जो मैं जैसे ही मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, अभी मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाऊंगा, तुम्हारे बात समझ में आ जाएगी। तुम्हें तकलीफ होना तब शुरू होगी जब तुम सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन पढ़ लोगे, और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन पढ़ लेने के बाद फिर तुम हर जगह v²/r लगाना शुरू कर दोगे, जो कि गलत है। देखो कैसे, तुम्हें पता है कि ए एवरेज होता है डेल्टा v/t। ये बताओ क्या इस डायग्राम के हिसाब से अगर मैं इस वेलोसिटी को पॉजिटिव मान लूं तो क्या इसको नेगेटिव मानना चाहिए? और मेरे पास चेंज इन वेलोसिटी आएगी v माइनस ऑफ माइनस v डिवाइडेड बाई t, मतलब 2v/t। कोई दिक्कत? अब ये बताओ, अगर रेडियस r है, अगर रेडियस r है तो ये सेमी सर्किल चलने में कितना टाइम लगा होगा? स्पीड v है, स्पीड v है, तो स्पीड v के साथ ये सेमी सर्किल चलने में कितना टाइम लगा होगा? क्या टाइम हमें पाई आर अपॉन वी लगा होगा? और अगर टाइम पाई आर अपॉन वी लगा होगा तो क्या मेरा ए एवरेज
2v² अपॉन पाई आर होगा। बोलो। बताओ भाई, हो गया? अच्छा ये बताओ, अगर सवाल में आपसे एफ एवरेज इफ मास ऑफ बॉडी इज m, बताओ तो क्या करेंगे? अगर मास ऑफ बॉडी m हो तो क्या करेंगे? सिंपल है भाई, आप आसान सी बात कि एफ एवरेज भी मास इनटू ए एवरेज होता है। बस फर्क क्या होता है ना, कि जब तुम लोग लॉज ऑफ मोशन तक ये सब पढ़ लोगे ना, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम में से बहुत से आएंगे लौट लौट कर मेरे पास और पूछेंगे सर ये बताइए इसका आंसर जो है ये mv²/r क्यों नहीं है। देखो मैं ये बहुत भरोसे से कह रहा हूं, ये बात याद रखना, ये ऐसे फर्जी बात नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक आध महीने बाद तुम में से बहुत से पूछेंगे कि सर इसका आंसर mv²/r क्यों नहीं है। तो मैं इसीलिए पहले से बता दे रहा हूं कि यहां पर हमसे एवरेज फोर्स या एवरेज एक्सेलरेशन, जब भी ये दो बातें पूछी जाएं तो हमेशा याद रखिएगा एवरेज फोर्स और एवरेज एक्सेलरेशन का सिंपल सा मतलब होता है, पहले ए एवरेज निकालो, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। बॉडी ने अपने मोशन में कुछ भी किया हो, बॉडी ने अपने मोशन में कुछ भी किया हो, तुम्हारे लिए ए एवरेज या एफ एवरेज इसी तरीके से निकलेगा। इसीलिए मैं ये सारे केस तुम्हें करा के दिखा रहा हूं ताकि तुम समझ पाओ कि हमारे पास एफ एवरेज और ए एवरेज कैसे निकलता है। एक और सवाल करोगे इस टाइप का डिफरेंट कैटेगरी में? देखो भाई, वैसे तो मैं तुमसे पूछा नहीं है कि एक और सवाल करोगे, बट फिर भी तुम्हें लग रहा है तो अच्छी बात है। देखो ये कौन है भाई? ग्राउंड है। हमने एक बॉल को यहां से ड्रॉप करा, 45 मीटर की हाइट से, ठीक? और ये बॉल नीचे आई और दोबारा में ये 20 मीटर की हाइट तक गई। सवाल आ रहा है फोर्स, सॉरी फोर्स नहीं, इफ टाइम ऑफ इंटरेक्शन विद ग्राउंड is 0.1 second, find a average। चलो भाई, है कोई बताने वाला? क्या होगा? देखो तुम्हें पता है कि ये बॉल नीचे आएगी और इससे आके टकराएगी, तो यहां पर जो वेलोसिटी है v1, क्या मोशन अंडर ग्रेविटी में वेलोसिटी का फॉर्मूला √2gh होता है? क्या मोशन अंडर ग्रेविटी में वेलोसिटी का फॉर्मूला √2gh होता है? तो आपके पास v1 आ गया। हाँ, अब ये डाउनवर्ड है तो साइन भी दे सकते हैं, -2 इंटू 10 इंटू 45, मतलब -30 मीटर पर सेकेंड।
बोलो भाई, कोई तकलीफ? ये बॉडी यहां पे टकराई, टकराने के बाद ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो कोई वेलोसिटी v2 होगी और उसका भी सेम फॉर्मूला होता है √2gh। तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव। तो बताओ भाई, अगर हम चेंज इन वेलोसिटी निकालें तो वो होगा v फाइनल माइनस v इनिशियल, मतलब 20 माइनस ऑफ -30, इसका मतलब 50 मीटर पर सेकेंड। बोल देना भाई, किसी को नहीं समझ में आया तो चीख दो, तुम्हारी तकलीफ का इलाज कर दूंगा मैं। आ गया? वेरी गुड। तो बताओ बेटा, ए एवरेज कितना हो गया? ए एवरेज कितना हो गया? 50 डिवाइडेड बाय 0.1, स्क्रीन विजिबल है सब लोगों को? स्क्रीन विजिबल है सब लोगों को या चली गई है? विजिबल है। तो ये कितना हो गया? 50 डिवाइडेड बाय 0.1, मतलब 500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अगर फोर्स निकालना हो कितना लगाया, तो क्या मास से मल्टीप्लाई कर दें? बताओ। तो अगर हम, मुझे सपोज मैं बोल देता कि मास इज 1, या चलो एज्यूम कर लेते हैं कि मास जो है, सपोज एज्यूम m इक्वल्स टू 2 kg, तो आपके पास एफ एवरेज क्या हो जाएगा? 2 इंटू 500 इज इक्वल्स टू 1000 न्यूटन। क्या समझ में आया? तुम मैंक अपना क्लास के बाद डाउट पूछ लेना मुझसे, ठीक है ना? अब दोबारा रिपीट करना यार ठीक नहीं लगता बार बार, मतलब मुझे नहीं, जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए। तो मुझे क्लास के बाद कॉल कर लेना या मैसेज कर देना, ठीक है? समझ में आया भाई ये? तो यार देखो, इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट सवाल तुमसे एवरेज एक्सीलरेशन पर हो सकते हैं, ठीक है ना? तो बस ये बात याद रखनी है दैट एवरेज एक्सीलरेशन या एवरेज फोर्स दोनों ही सेम बातें हैं, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, बस मास से ही मल्टीप्लाई करना है। चलो, अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम कहेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कैलकुलस। देखो, अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चंस जो कि कैलकुलस पर बेस्ड है, ठीक है ना, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कैलकुलस, तो बेटा कैलकुलस पर बेस्ड सवालों में हम जितनी भी कैटेगरी है वो सारी धीरे धीरे कवर करेंगे, पर मैं तुम्हें वर्ड बाय वर्ड या एकदम सीक्वेंस में उन सारे सवालों को कवर कराता हूं जैसा हमसे पूछा जा सकता है, या जिस टाइप के सिंपल सिंपल सवाल से लेके टफ तक पॉसिबल है कैलकुलस बेस्ड, ठीक है? तो अगर तुमसे मैं कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन की बात करूं, तो कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन में जो बात आपको अच्छे से याद रखनी है वो देखो क्या है, कि हम यहाँ पे सब कुछ सवालों की मदद से सीखेंगे। एक चीज देखो, अगर आपसे कोई चीज पूछे, एक क्वेश्चन है कि इफ पोजीशन ऑफ बॉडी, तुम्हें एक बस बात समझानी है, इफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी वेरीज as x is equals to 2t square plus 4t plus 4, सुनना, find displacement and distance in 3 seconds। चलो भाई बताओ आंसर, आसान सवाल है, एक लाइन में, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस तुम एक
बात बतानी है, इसीलिए मैंने ये सवाल लिखवा दिया है ताकि तुम वो छोटी सी मिस्टेक ना करो। क्या करेंगे भाई? देखो यहां पर एक टर्म पे ध्यान देना है जो लिखा गया है, और वो है बताओ, ये बताओ, ये पोजीशन डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट, या दोनों में से कुछ भी नहीं? क्या पोजीशन डिस्टेंस है? नहीं। डिस्प्लेसमेंट है? नहीं। पोजीशन तो अगर मैं एक वो बनाता हूं कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो पोजीशन का मतलब हो गया कि एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट्स। पोजीशन का मतलब देखो ये क्या है, ये तुम्हारे पास एक फंक्शन ऑफ एक्स है, ये तुम्हारे पास एक फंक्शन ऑफ एक्स है, और अगर ये फंक्शन ऑफ एक्स है तो बेटा पोजीशन का मतलब हुआ है कि एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स। तो ये बताओ, अगर तुम्हें कहीं पर डिस्टेंस निकालनी है, अगर तुम्हें मुझे कहीं पे डिस्टेंस निकालनी है या डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो दो बातें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग होंगे या सेम सेम? बोलो। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अलग अलग होंगे या सेम सेम? सेम होंगे। सेम क्यों होंगे? कि ये बताओ, अगर कोई मोशन एक वन डी मोशन है, कैसा मोशन है? एक वन डायरेक्शनल मोशन। तो वन डी मोशन में क्या होता है, अगर मैं सीधा जा रहा हूं स्ट्रेट, अगर मैं सीधा स्ट्रेट जा रहा हूं, तो मेरा डिस्टेंस और मेरा डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। अगर मैं सिर्फ सीधा जा रहा हूं, मैं लौट के वापस नहीं आता, मैं लौट के वापस नहीं आता, तो मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तो आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये बताइए, आपको ये इक्वेशन देख के कैसे लग रहा है कि आप वापस लौट के नहीं आ रहे? बताओ, क्या ये इक्वेशन देख के तुम समझ पा रहे हो कि मैं कभी वापस लौट के नहीं आऊंगा अगर चला जाऊंगा तो? बोलो, क्या ये इक्वेशन देख के समझ में आ रहा है कि बॉडी जाएगी तो लौट कर नहीं आएगी? बाकी लोग ही बताओ भाई, क्योंकि इक्वेशन में कोई माइनस वाइनस नहीं है बीच में। अगर यहां पे इक्वेशन होती -2t² या हो जाता 2t² -4t, अगर टाइम वाले फैक्टर के पास माइनस होता, सुनो मेरी बात, अगर टाइम वाले फैक्टर के पास माइनस होता, तो ये इंडिकेशन था कि बॉडी कहीं पर लौट के आ सकती है। परंतु यहां पर क्या हुआ है, यहां पे सब कुछ पॉजिटिव है, मतलब बॉडी सिर्फ एक डायरेक्शन में जा ही रही है, लौट के वापस नहीं आ रही। तो आप कह सकते हैं, मुझे बस तुम्हें ये बातें सिखानी है, इसीलिए सवाल कराया है। बिकॉज ऑफ ऑल पॉजिटिव, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? लेकिन आपको ये सवाल में x दे रखा है पोजीशन, आपको इस सवाल में x दे रखा है पोजीशन, और क्योंकि आपको इस सवाल में x पोजीशन दे रखा है, तो आप लिखेंगे, पहले निकालो टाइम इक्वल टू 0 पर, तो टाइम इक्वल टू 0 पर x है 4, फिर निकालेंगे टाइम इक्वल्स टू 3 पर, तो टाइम इक्वल्स टू 3 पे कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 4 है। ठीक है भाई, तो ये कितना हो गया, 218 प्लस 12 प्लस 4। बताओ भाई, तो तुम पहले 4 पर थे, बाद में 34 पर हो, चला कितना? समझ में आया?
क्लियर ये बात? चलिए, तो इस तरीके से हमारे पास सवाल जो है वो हो सकता है। हाँ, अगर क्या होता, अगर वो बोल देता, अगर इसी सवाल में लिखा होता कि जो x है वो डिस्प्लेसमेंट है, अगर वो बोल देता कि जो x है वो डिस्प्लेसमेंट है, तो बताओ क्या टाइम इक्वल टू 0 पे निकालते? बोलिए। अगर सवाल में कह देता कि x पोजीशन नहीं है, x डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या टाइम इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट करते? नहीं। बात समझ में आ रही है? अगर x जहां पे मैं लिखा था, मैं इसकी जगह इस पोजीशन वाले नाम की जगह लिख देता इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी वेरीज एज। अगर लिखा होता कि इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी वेरीज एज, तो ऐसी कंडीशन में क्या हम x को टी स्क्वायर मतलब यहां पे मुझे टाइम इक्वल टू 0 पे निकालने की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती। बात समझ में आई? फिर तो यार जो कह रहा है उसी की इक्वेशन है, तो 0 पे क्यों निकालेंगे? ठीक है। चलो, अब एक और सवाल देखो। इफ x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 12, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड in 0 to 6 seconds। देखो मैंने बाकी लोग सॉल्व करो, मैंने ऊपर वाले सवाल में बस ये बताया है कि देखो कि मैं बार बार एक टर्म लिख रहा हूं कि जहां पे x पोजीशन है। अगर x को पोजीशन कहता है तो टाइम इक्वल टू 0 पे निकालेंगे। टाइम इक्वल, जैसे ऊपर वाला सवाल था, ऊपर वाले सवाल में उसने x को पोजीशन कहा था, तो x को पोजीशन कहने का मतलब है टाइम इक्वल टू 0 पे निकालो, टाइम इक्वल्स टू 3 पे निकालो, और दोनों के x के बीच का डिफरेंस ले लो। वही क्या है? मेरा चला हुआ डिस्टेंस। लेकिन अगर बाई चांस वो x को पोजीशन ना कहकर डिस्प्लेसमेंट कहता कि x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, और अगर x डिस्प्लेसमेंट है तो फिर क्या करते? हम टाइम इक्वल टू 0 पे नहीं निकालते, जिस टाइम पे पूछ रहा है बस उसी पे निकालते, वही मेरा आंसर होता। जिस टाइम पे पूछ रहा है बस उसी पे कैलकुलेट करते और वही मेरा आंसर होता। चलो भाई, बाकी लोग जवाब दो। चलिए भाई, आंसर आना शुरू हो गए हैं, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए सब लोग। डिस्टेंस निकालनी है। देखो भाई, बात सुनो। बात सुनने वाली ये है कि सर पहली बात तो पोजीशन कहाँ है? पोजीशन कहाँ है तो आपको टाइम इक्वल टू 0 पे भी निकालना पड़ेगा, और आपको टाइम इक्वल टू 6 जहां पे पूछा है वहां पे भी निकालना पड़ेगा। तो टाइम इक्वल टू 0 पे जब मैं x निकालूंगा तो x आ जाएगा 12, और टाइम इक्वल टू 6 पे जब निकालूंगा तो सर तब भी x आ जाएगा 12। 36 माइनस 36 प्लस 12 मतलब, तो इसके हिसाब से मेरा डिस्प्लेसमेंट तो सर आ गया 0, क्योंकि पहले भी 12 पे भी थे,
बाद में भी 12 पे थे। पर ये आता है कि डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस क्या था? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। क्यों भाई? ये बात याद आ रही है कि हमारे पास हमने क्या पढ़ा है? डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। तो अगर मैं एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड की बात करता हूं तो यहां से देखें तो क्या लग रहा है कि डिस्टेंस भी 0 होगा। पर याद करो मैंने क्या बताया था कि अगर टाइम वाले फैक्टर के पास माइनस आ जाए तो टाइम के वाले फैक्टर के पास माइनस का आना ये बताता है कि बॉडी जाकर वापस आ सकती है। बॉडी जाकर वापस आ सकती है। तो अगर कोई बॉडी जाकर वापस आ सकती है तो इसका मतलब क्या हुआ? एक बात बताओ, तुम एक स्ट्रेट रोड पर जा रहे थे, कुछ टाइम बाद तुम लौटने लगे, तो क्या किसी मोमेंट पे तुम्हारी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए? बोलो, क्या एक स्ट्रेट रोड पर बिना रेस्ट पर आए अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल सकते हो? एक स्ट्रेट रोड पे। ये मत कहते सर सर्किल में दौड़ रहे हैं, ये मत कह देना आपके सर सर्किल में भाग रहे हो। तो मैं सर्किल में भाग रहे हूं तो कह ही नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक स्ट्रेट रोड में बिना रेस्ट पर आए अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या बदल सकते हो? तुम अपनी बाइक से जा रहे थे एक स्ट्रेट रोड पे 50 मीटर पर सेकंड से, बटन दबाया, वेलोसिटी -50 हो गई। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। बात समझ में आई? ये जाके होगा, पॉसिबल होगा जब धूम 10 बनेगी। ठीक है ना? जब इंडिया में धूम 10 बनेगी तब जाके ये पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज ये रियलिस्टिक केस में पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो भी धूम 10 में शूटिंग करनी पड़ेगी सलमान खान को। तब जाकर ये चीज पॉसिबल है कि वो बटन दबाएं और वेलोसिटी +50 से -50 हो जाए। वरना ये थ्योरेटिकल सवाल भी होता है, आपसे थ्योरेटिकली ये बात पूछ सकता है दैट इन अ स्ट्रेट लाइन रोड, ठीक है ना, इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ अगर मुझे वेलोसिटी की डायरेक्शन को पलटना है तो क्या मुझे रेस्ट पर आना जरूरी है? हाँ जरूरी है। चाहे मुझे एक छोटे से मोमेंट के लिए रेस्ट पर आना पड़े, पर मुझे रेस्ट पर आना जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले मैं यहां पर पता कर लूं वो इंस्टेंट जब वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो आपको x पता है और आप जानते हैं दैट वेलोसिटी क्या होती है? dx बाय dt होती है। वेलोसिटी क्या होती है? dx बाय dt होती है। तुम सही कह रहे हो, सलमान खान इज इक्वल्स टू फिजिक्स। सलमान खान है, भाई है वो, भाई। मजाक थोड़ी है। कोई सलमान खान का फैन तो नहीं है भाई जिसको बुरा लग रहा हो। देखो बुरा लग रहा है तो लगता रहे, मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है ना? ये बात तो तुम भी, अगर तुम्हें बुरा लग भी रहा है ये बात, तब भी तुम जानते हो कि सलमान भाई फिजिक्स को तो अपनी जेब में रखते हैं। तो कितना हो गया? 2t -6। तो वेलोसिटी की इक्वेशन बताओ भाई। क्या अगर मैं वेलोसिटी निकालना चाहता हूं तो dx बाई dt t² -6t + 12, तो क्या ये 2t - 6 आएगा? बोलो, क्या वेलोसिटी 2t - 6 आएगा? और हम क्या पूछ रहे हैं? हमें ये पता है कि एक ऐसा मोमेंट जरूर हुआ है जहां पर बॉडी रेस्ट पर आई है, तो इसको रख दो 0। तो आपके पास टाइम आ गया 3 सेकेंड। टाइम कितना आ गया? 3 सेकेंड। तो एक्चुअली क्या हुआ होगा? बॉडी टाइम इक्वल टू 0 पे चल रही होगी, 3 पे रेस्ट पर आएगी और वापस लौट कर आएगी, जहां भी थी वहां से वापस लौट कर आएगी। तो अब मेरा काम क्या है? तुम पोजीशन को t इक्वल्स टू 3 पे भी निकाल लो। तो 9 - 18 + 12, बताओ भाई कितना आ रहा है ये? 9 - 18 + 12, तो ये कितना हो गया? 3 हो गया।
अब देखो सुनो, इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी पहले 12 पर थी, 12 से 3 पर गई और 3 से वापस 12 पर गई। बोलो भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है कि बॉडी पहले 12 पर थी, 12 से 3 पर गई और 3 से वापस 12 पर गई? क्या ये बात क्लियर हुई? देख लो, टाइम इक्वल टू 0 पर बॉडी कहां पे थी? 12 पर थी। उसके बाद टाइम इक्वल्स टू 3 पर वो 3 पर थी, और उसके बाद वापस कहां गई? 12 पर। तो बोलो चला कितना? बोलो भाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना? समझ में आया? ठीक है भाई, एक काम करो, एक सवाल और करो इस पे, एक सिमिलर क्वेश्चन करो, फिर हम अगले आगे बढ़ते हैं। देखो यार, सवाल को करने की स्टेप समझो, सवाल को करने की स्टेप समझो कि सर हम शुरू कैसे करें। ऊपर तो बहुत बड़ा लग रहा है दिखने में ये सवाल, तो दिखने वाली बात नहीं, मैंने फैला फैला के लिखा है। तुम्हें ये बात समझनी है कि x हमारे पास है 2t² माइनस 16t+8, ठीक? बीच में माइनस है, इसका मतलब बॉडी एक बार रेस्ट पर आई होगी। बीच में माइनस है, इसका मतलब बॉडी एक बार रेस्ट पर आई होगी। तो बस क्या करो, एक तो जीरो पे, सबसे पहले जीरो पे निकालेंगे, जहां तक पूछा है वहां पे निकालेंगे, और जिस मोमेंट पे बॉडी रेस्ट पे आई है वहां पे निकालेंगे। सबसे पहले का काम क्या करेंगे? वेलोसिटी कैलकुलेट करो, वेलोसिटी को जीरो रखो, और वो टाइम कैलकुलेट करो जहां पर बॉडी रेस्ट पे आई थी। चलो भाई, पहला स्टेप क्या है? वेलोसिटी कैलकुलेट करो और वो टाइम बताओ जहां पे बॉडी रेस्ट पर आई थी, बिकॉज बीच में माइनस क्या बता रहा है कि बॉडी एक बार रेस्ट पर आएगी। आंसर बताओ भाई, सबके आंसर अलग आए हैं अभी तक। अब देखो, टाइम निकल आया 4 सेकंड, जहां पर बॉडी रेस्ट पे आएगी। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे करेंगे ये कि जितने टाइम थे जीरो, जहां पे बॉडी रेस्ट पे आई, और जहां तक पूछा है वहां तक डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। तो टाइम इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 8, टाइम इक्वल्स टू 4 पर x की वैल्यू 2 × 16 माइनस 16 × 4 + 8। तो ये कितना हो गया? 32 + 8 40, ये तो 24 आ गया। ठीक है, कोई परेशानी?
और फिर टाइम इक्वल्स टू 8 पर, तो x की वैल्यू 2 इंटू 64 माइनस 16 इंटू 8 प्लस 8 कितना आ गया 8, अच्छा सॉरी माइनस, ओके 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 माइनस होगा ये, ठीक है ना, चलिए हाँ माइनस होगा। अब देखो ये माइनस है तो खुद देखो भाई 8 से लेकर -24, 8 से लेके -24 कितना डिस्टेंस हुआ 32 मीटर, और -24 से 8 कितना हुआ 32 मीटर। तो आपका आंसर कितना आया बोल दो 64 मीटर। समझ में आया भाई, समझ गए हो ये वाला काम कब करोगे, ये वाला काम तब करोगे जब तुम्हारे पास एक तो बीच में माइनस हो और क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछ ले, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तब तो 0 पे निकालो, आखिरी वाला निकालो, समझ जाओ क्या रिजल्ट है। वेलोसिटी निकालने वाला काम तब करना है जब बीच में माइनस हो और डिस्टेंस पूछा जाए, ठीक है ना। वेलोसिटी निकालने वाला काम तब करना है जब बीच में माइनस हो और आपसे डिस्टेंस पूछा जाए। क्या समझ में आया, ठीक है ना भाई। चलिए बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब क्या है कि इस टाइप के सवाल हमारे पास रहते हैं इस पूरे उस पे भी, और भी करने ऐसा नहीं है, पर अभी हम यहाँ पे इसी तरीके से अपना मेनली कंसेप्ट सीखते हुए चल रहे हैं, जहां पे हम अटकेंगे जिस जगह पे हमसे छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। अब देखो इसके अलावा अगर हम एक कॉमन सवाल कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम नेक्स्ट, अब तो टाइम कम बचा है 3-4 मिनट बचे हैं, तो एक इजी सवाल कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टर्न पे और वेरिएशन सीखेंगे जो कि इस पर बेस्ड है, ठीक है भाई। तो एक सवाल देख लो बस, इसका आंसर मुझे बता दो, और कुछ खास नहीं, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल डिफरेंशिएट करना है और कुछ नहीं, कि x इज इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 4। बस मैं आपसे पूछ रहा हूं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू, या सॉरी एक काम करो थोड़ा चेंज कर लेते हैं, फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इक्वल्स टू 0। चलो बताओ, चलो कल करा देंगे वाला सवाल। देखो इन सारे सवालों में बस मेन बात सीखनी है कि सारा काम लैंग्वेज के हिसाब से करो। क्या कह रहा है कि एक्सेलरेशन बता दो जब वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन बता दो जब वेलोसिटी 0 है। तो सबसे पहला काम कि मुझे जाना पड़ेगा x से v पर, और उसके बाद जाना पड़ेगा v से a पर। आप जानते हो कि वेलोसिटी होता है dx बाय dt, तो d बाय dt ऑफ टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 4, मतलब ये हो गया टी स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 6t। अब ये क्या बोल रहा है कि वो टाइम बताओ, सॉरी वो एक्सेलरेशन बताओ जब वेलोसिटी 0 है। तो आपके पास ये तो आ गया वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन क्या होता है dv बाई dt, मतलब d बाय डी टी ऑफ 3t स्क्वायर माइनस 6t, मतलब ये आ गया 6t माइनस 6। ये कितना आ गया 6t माइनस 6। अब सुनो, इसने बोला है कि वो एक्सेलरेशन बताओ जब वेलोसिटी 0 है, तो क्या करेंगे वेलोसिटी को रख देंगे 0 के बराबर, तो आपके पास क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा। बताओ
टाइम के रूट्स क्या आ रहे हैं, बोलो टाइम के क्या रूट्स आ रहे हैं भाई? जल्दी जल्दी, टाइम के रूट क्या आएंगे? एक तो टाइम का रूट आ रहा है 0 और दूसरा आएगा 2, दो आएंगे। टाइम के रूट आ रहे हैं 2, 0 एंड 2। टाइम के रूट्स कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, 0 और 2। अब देखो, तो उस बेसिस पे आपका एक्सेलरेशन भी कितना आ जाएगा? t इक्वल टू 0 पर a इक्वल्स टू -6, t इक्वल्स टू 2 पर a इक्वल्स टू 6। बताओ भाई, समझ में आया सब लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? जल्दी जल्दी बताइए, किसी को भी कोई परेशानी हो तो बोलो। यहां तक बात समझ में आ गई है? बस क्या करा है, सिंपल है कि आपको x दे रखा है, क्या पूछा है कि एक्सेलरेशन बताओ जब वेलोसिटी 0 है। एक्सेलरेशन बताओ जब वेलोसिटी 0 है। तो क्या करा, वेलोसिटी निकाला, वेलोसिटी को 0 के बराबर रखा, तो दो टाइम आ गए। क्यों भाई, ये बात समझ पा रहे हो कि टाइम के दो रूट क्यों आए हैं? टाइम को कॉमन ले लो, टाइम को कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आएगा 3t - 6। अब खुद बताओ, ये फंक्शन 0 कब कब हो सकता है? या तो टाइम 0 हो जाए या तो टाइम 2 हो जाए। समझ में आया? ये फंक्शन 0 कब हो सकता है? या तो टाइम 0 हो जाए या टाइम कितना हो जाए? 2 हो जाए। फिर उसको उठा के हमने एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले में रख दिया। समझ में आया? क्लियर ये चीज? चलिए, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट रन पे कंटिन्यू करते हैं, और मैं आप लोगों को जो मॉड्यूल है वो अभी ग्रुप में डलवा दूंगा, इसका मोशन इन 1D का।